हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आपके सिलेबस 2020 एंड 21 से इसे डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग चैप्टर 8 के बाद में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological systems on this earth. मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा इस अर्थ पर बायोलॉजिकल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th. Do you remember which kingdoms among the living organisms contain microorganisms? Which are the ones that are only microscopic? क्लास 11th में आपने लिविंग बींग्स में जो डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में पढ़ा हुआ है। क्या आपको याद है कि कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? वे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोपिक माना जाता है? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. They are present even at sites where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environment. माइक्रोब्स सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर, या हम दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो उनकी बॉडी में भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ पर भी प्रेजेंट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे गीज़र के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ रहता है। सॉइल के अंदर आइस की लेयर्स के कई मीटर नीचे तक, और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी हमको माइक्रोब्स मिलते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, viroid and also prions that are proteinaceous infectious agents. माइक्रोब्स में भी डाइवर्सिटी होती है, ये भी डाइवर्स फॉर्म में रहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरॉइड की या दूसरे प्रायॉन्स जो रहते हैं, प्रायॉन्स जो हैं वो भी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। Some of the microbes are shown in figure 10.1 and 10.2. कुछ माइक्रोब्स को फिगर 10.1 और 10.2 में शो किया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। यहाँ पर देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिगर 10.1 जो है, इस 10.1 में बैक्टीरिया को शो किया गया है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। ये आप देख रहे हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है जिसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फिगर 10.2 में वायरसेस को शो किया गया है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर एडिनो वायरस का है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये जो है ये टोबैको वायरस है जो रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है ये। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. Figure 10.3 that can be seen with the naked eyes. Such cultures are useful in studies on microorganisms. Microbes जैसे कि बैक्टीरिया है या बहुत सारे फंगाई होते हैं, उनको कल्चर मीडियम पर, न्यूट्रिटिव मीडियम पर उनका कल्चर कराया जा सकता है, उनकी कॉलोनीज फॉर्म की जा सकती हैं, और इन कॉलोनीज को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप इन्हें देख सकते हैं। और ये कल्चर जो है वो स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। न्यूट्रिटिव मीडियम में जो कॉलोनीज तैयार की जाती हैं उनको फिगर 10.3 में दिखाया गया है। इस फिगर में आप देखिए यहाँ पर जो ए है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पैट्री डिश, और सेकेंड है फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पैट्री डिश।
तो यहाँ पर ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसे पेट्री डिश में ग्रो कराया गया है, और ये कॉलोनी जो है वो फंगाई की है जिसे पेट्री डिश में ग्रो कराया गया है। In chapter 8, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in animals and plants. Chapter 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत सारी डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ये बहुत सारी डिसीजेस दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी कॉज करते हैं। But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. किंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं इस तरह से जो मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत यूजफुल हैं। Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इन कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स जो माइक्रोब्स द्वारा बनाए गए हैं, माइक्रोब्स द्वारा डिराइव्ड हैं, उनका यूज़ हम पर डे करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस है तथा इन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB कहते हैं। मिल्क के अंदर ये ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। जब दूध के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है तो ग्रोथ करते टाइम ये अपने में से एक एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये एसिड जो रहता है वो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको कोएगुलेट कर देता है, जमा देता है या उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of LAB which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. आपको मालूम है कि जब हम लोग घरों में दूध से दही बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दही का स्मॉल अमाउंट जो रहता है वो उस फ्रेश दूध में मिक्स कर देते हैं और ये दही जो रहता है जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, LAB होते हैं जो स्टार्टर की तरह काम करते हैं और ये सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम दूध के अंदर दही को मिलाते हैं तो दही में पहले से ही LAB प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सूटेबल टेम्परेचर पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ये पूरे के पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 का परसेंटेज इंक्रीज होने से, उसकी मात्रा इंक्रीज होने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रहती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। In our stomach too, the LAB lactic acid bacteria play very beneficial role in checking disease-causing microbes. हमारे स्टमक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न होने वाले जो डिसीजेज रहते हैं उनको रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. आपने देखा है दाल चावल का बना जो आटा रहता है जिसका यूज़ डोसा तथा इडली जैसे फूड बनाने में किया जाता है, इनको भी बैक्टीरिया से फर्मेंटेट किया जाता है। और इस आपने देखा होगा कि जब हम इसका जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल को कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो वो फूल जाता है। ये आटा जो ढीला आटा रहता है, डो जो रहता है वो क्या होता है, फूल जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2?
Where do you think the bacteria for these fermentations came from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है? आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन की ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आता है? इसी प्रकार जो डो रहता है, ढीला ढाला आटा जो रहता है जिसका यूज ब्रेड बनाने में किया जाता है, इसमें बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को मिलाया जाता है, उसका यूज किया जाता है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपको मालूम है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये जो माइक्रोब्स रहते हैं या फर्मेंटेशन की प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस करने के लिए हम क्या मिक्स कर रहे हैं? बेकर्स ईस्ट जो रहता है उसका यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड जो हैं वो भी माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से तैयार किए जाते हैं। टोडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। इसके अलावा अगर हम टोडी की बात करते हैं, टोडी का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउदर्न इंडिया का, दक्षिण भारत का। और इसे कैसे तैयार किया जाता है? जो पाम के पेड़ होते हैं, इनके पेड़ों में जगह जगह कट लगा दिया जाता है और इससे निकलने वाला जो सैप होता है उस सैप को कलेक्ट किया जाता है और उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। इसके अलावा माइक्रोब्स का यूज फिश के फर्मेंटेशन में किया जाता है। सोयाबीन और बैम्बू शूट से फूड बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। पनीर या चीज जो है ये एक ओल्डेस्ट प्राचीन भोज्य पदार्थ है, फूड आइटम है। इससे तैयार करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, the specificity coming from the microbes used। अगर हम चीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ की बात करें तो इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। उनका टेक्सचर अगर हम देखें या उनका फ्लेवर देखें या उनके टेस्ट की बात करें तो डिफरेंट वेराइटी के चीज़ जो है वो अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से अलग अलग पहचाने जाते हैं। उनमें ये स्पेसिफिसिटी, जो उनका टेक्सचर अलग है, फ्लेवर अलग है या टेस्ट अलग अलग होता है, तो ये स्पेसिफिसिटी उनमें कहाँ से आती है? क्योंकि इनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं स्विस चीज का, तो स्विस चीज में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े होल होते हैं वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई जो बैक्टीरियम है इसके द्वारा बड़ी मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने के कारण होते हैं। द रॉक्यूफोर्ट चीज आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। रॉक्यूफोर्ट चीज को एक स्पेशल टाइप के फंगस की ग्रोथ से तैयार किया जाता है, उससे राइपन होते हैं ये, जो इस चीज को एक पर्टिकुलर फ्लेवर देते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसके साथ ही हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।